रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी के पति का देहांत करीब 2 साल पहले हो गया था। वो अपने मरने के बाद नंदिनी और उसकी एक जवान बेटी ऋतु को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया था। जिसके बाद अब नंदिनी को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी अकेले कैसे करेगी। और यही सोचते सोचते वो एक दिन मजदूरी करके वापस आ रही थी और खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? अब तो मालिक ने भी काम पर आने से मना कर दिया है और अभी तो ऋतु का कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ। नंदिनी ये सोचते हुए घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे ऋतु मिलती है और वो नंदिनी से कहती है, माँ आप यहाँ? अरे बेटा तू आ गई कॉलेज से? हाँ माँ चलो साथ में घर चलते हैं। हाँ अब ये बता कि आज का दिन कैसा रहा तेरा कॉलेज में? वो माँ आज मैम कह रही थी कि फीस जमा कर दो, ये आखिरी साल है, अगर 1 महीने में फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। हे राम अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो काम भी छूट गया और वहाँ ऋतु की फीस कैसे दे पाऊंगी? कुछ रास्ता दिखा भगवान मुझे। माँ चलो ना वहाँ जाकर डोसा खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है भैया, एक डोसा कितने का है? 50 रुपए का। 2 बना देना भैया। अब डोसा वाला डोसा बना रहा था। ये देखकर नंदिनी सोचती है, ये डोसा वाला इतना कम सामान मिला रहा है डोसे में और फिर भी इतने ज्यादा पैसे ले रहा है। अगर मैं भी एक डोसे का ठेला लगा लूं तो इससे ऋतु की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा और मुझे भी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब नंदिनी और उसकी बेटी ऋतु वहाँ से डोसा खाकर घर चली जाती है और घर आकर नंदिनी अपने जमा किए हुए पैसों की गुल्लक निकालकर उसे फोड़ देती है और उसमें से सभी पैसे निकालकर डोसा बनाने का सामान ले आती है। लेकिन नंदिनी काफी गरीब थी, इसीलिए उसके पास पैसे बहुत कम थे, जिसमें से वो थोड़ा ही सामान ला पाती है। अब अगले दिन नंदिनी रोड के एक कोने पर अपने डोसे का छोटा सा ठेला लगा लेती है, पर वहाँ पहले से ही काफी बड़ी बड़ी दुकानें और रेस्टोरेंट थे, जिसकी वजह से सभी लोग बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे थे। ये सब देखकर नंदिनी बहुत परेशान होकर कहती है, हे भगवान सुबह से एक भी डोसा नहीं बिका, अब मैं क्या करूं? आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? नंदिनी ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम अमन था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो नंदिनी से कहता है, आंटी जी एक डोसा बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। हाँ बेटा बस अभी बना देती हूँ। अमन को देखकर नंदिनी खुश हो जाती है क्योंकि अमन उसका पहला ग्राहक था जो उससे डोसा खरीद रहा था। अब नंदिनी अमन को डोसा बना कर देती है और अमन जैसे ही डोसा खाता है उसे वो डोसा बहुत पसंद आता है और वो नंदिनी से एक और डोसे की मांग करता है और नंदिनी की तारीफ में कहता है, आंटी जी आपके हाथों में तो जादू है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा डोसा नहीं खाया। आप मुझे 2 डोसे और पैक करके देना, मैं अपनी माँ को भी खिलाऊंगा ये डोसा। शुक्रिया बेटा, तुम्हें मेरे हाथ का डोसा पसंद आया, मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर नंदिनी अब अमन को और 2 डोसे पैक कर देती है, जिसके बाद अमन उससे 4 डोसे के पैसे देकर वहाँ से जाता है। अमन के जाने के बाद और भी लोग नंदिनी के पास डोसा लेने आते हैं। अब हर रोज नंदिनी की डोसे की दुकान बहुत अच्छी चलती है। नंदिनी का डोसा सबको पसंद आता है, इसीलिए सब उससे ही डोसा बनवाने लगते हैं। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ग्राहक ने वहाँ पे जाना कम कर दिया था क्योंकि सब नंदिनी के डोसे वाली जगह जाते। अब गिने चुने लोग ही रेस्टोरेंट्स में जाते। ये सब देखकर सामने की बड़ी दुकानों के मालिक मिलते हैं और उनमें से हरिया कहता है, अरे भाइयों, इस फटीचर डोसा वाली ने ग्राहकों पर पता नहीं क्या जादू चला दिया है कि अब तो हमारे पास कोई आता ही नहीं। बात तो थारी सही है भाया, पर अब करें क्या? क्या करना है? इसका ठेला यहाँ से निकाल फेंको और क्या करेंगे? भाया पर इसमें कोई रिस्क तो ना है ना? अरे कुछ गुंडे किराए पर बुला लेते हैं और इस भिखारन का ये डोसा और इसका ये ठेला तहस नहस करवा देते हैं, फिर देखते हैं कैसे हमारे ग्राहक अपनी ओर बुलाती है। सब रेस्टोरेंट के मालिक ने मिलकर ये प्लान बनाया कि नंदिनी के डोसे का ठेला वहाँ से हटवा दिया जाए और अब वो लोग कुछ गुंडों को भेजकर नंदिनी के ठेले को बुरी तरह तोड़ देते हैं और सब सामान यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं और नंदिनी कहती है,
हे भगवान, मुझ गरीब की जिंदगी का एक यही तो सहारा था और ये भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी और अपना घर कैसे चलाऊंगी। इतने में वहाँ अमन आता है और वो नंदनी को रोता देखकर कहता है। अरे आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और ये सब किसने किया है? नंदनी अमन को सब कुछ बताती है और फिर अमन नंदनी से कहता है। आंटी जी, आप परेशान मत हो, आपको मैं मेरे होटल में जॉब दूंगा। दरअसल मेरा एक होटल है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल में डोसा बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे खुशी होगी। बेटा, तुम मुझ गरीब डोसा वाली के लिए कितना कुछ कर रहे हो। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं जरूर डोसा बनाऊंगी। इतना कहकर पहले नंदनी अपना सारा सामान वहाँ से उठाती है। उसके बाद अमन को अपने घर ले आती है। घर पर नंदनी की बेटी रितु नंदनी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमन नंदनी के साथ घर आता है तो वहाँ अमन और रितु एक दूसरे को देखकर हैरानी से कहते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? माँ, वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर पहले तो नंदनी हैरान होती है, पर अमन एक अच्छा लड़का है, ये सोचकर वो खुशी से कहती है। ये तो अच्छी बात है बेटा, पर अमन बेटा, एक गरीब डोसा वाली की बेटी को क्या तुम्हारी माँ अपनाएगी? आंटी जी, मैंने माँ को रितु के बारे में सब बता रखा है और वो खुद इससे मिलना चाहती हैं। और रही बात आपके डोसे की, तो मेरी माँ तो आपके डोसे की बहुत बड़ी फैन है। उन्हीं के लिए तो मैं ये डोसा घर लेकर जाया करता था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का डोसा अच्छा लगता है। जी हाँ, और अब से आप रोज उनके लिए और हम सब के लिए डोसा बनाएंगी, वो भी हमारे होटल में। अब अगले दिन से अमन नंदनी को अपने होटल में लेकर जाता है और वहाँ पर नंदनी डोसा बनाती है और उसका बनाया हुआ डोसा सबको पसंद आता है। सभी लोग उसके बनाए डोसे की तारीफ करते हैं और ये सब देखकर नंदनी को भी खुशी मिलती है और वो मन ही मन कहती है, बस अब मुझे अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करना है ताकि अमन का जो भरोसा मुझ पर है वो टूटे ना। अब नंदनी कुछ महीनों तक ऐसे ही मन लगाकर अच्छे से काम करती और डोसा बनाती और उसके डोसे की डिमांड भी बढ़ती जाती। देखते ही देखते अमन का होटल नंदनी के डोसे की वजह से आसमान छूने लगा और अब 1 साल बाद अमन नंदनी के नाम से ही एक और होटल खोलता है और उसकी मेहनत के बदले वो होटल उसे देता है। ये देखकर नंदनी कहती है, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तुम ना होते तो आज भी मैं पता नहीं कहीं मजदूरी ही कर रही होती। नहीं आंटी जी, ये तो आपकी मेहनत है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है इसमें। अब कुछ सालों बाद नंदनी की बेटी रितु और अमन की शादी हो जाती है और गरीब डोसे वाले की किस्मत बदलती है। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू, इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना तो देखियो, मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना। गैप 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सौतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ, सॉरी, वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ। जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकालकर नहाने जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो टॉवेल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार, नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं, बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नालायक औलाद, उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान,
सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है। ओह माँ, कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई। ओए होए होए होए, मर गई आज मैं तो। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गर्म करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गर्म पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार, मेरी माँ तो कभी कभी मुझे सीसीटीवी कैमरे जैसी लगती है जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ। तो खुशबू 2 छींटे मार ले मुँह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ। किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो? अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी, फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा, ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ क्या आप भी? नील, माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं। तो नील बोलता है, यार सर्दियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएं? मनाली कैसा रहेगा यार? बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो मनाली ही चलते हैं। क्यों खुशबू, चलेगी ना? मैं यार, वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती, तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू, चलोगी ना? देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलेंगे। सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा, तू तो मत ही जा, कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय, मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ, वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता और आप वहाँ नहीं होंगी, मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। और रही बात नहाने की, तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ, रहम करो मेरे ऊपर। अरे नील आने वाला है, उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं।
और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या? ठंड देखा है कितनी है? मैं नहीं नहा रही। अबे पिछले हफ्ते तो नहाए थे। क्या तू पिछले हफ्ते नहाई थी? सीरियसली? पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूं? कल नहीं नहाई थी इसलिए आज नहाने जा रही हूँ। मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई। नहीं तो आज तो मैं अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है? कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहाकर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है, हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है, और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है अभी, कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है, यार तू 2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला। कैसी सी है यार तू खुशबू? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, गंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है, माँ! बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया, ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।